right now and press the bell icon. Never miss an update. तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ साइंस बेस्ड यहाँ पर प्रश्न सीरीज 6। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे NCERT बेस्ड जो साइंस के क्वेश्चन हैं उन पर, और यह पार्ट 6 है मेरी। इससे पहले 5 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, यह जो वीडियो है यह बेसिक नॉलेज है साइंस की। अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं भी हो या आप साइंस के स्टूडेंट हो तो दोनों के लिए हो बराबर रहेगी। ठीक है, बहुत बेसिक नॉलेज है, आपका बेसिक बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इन प्रश्नों को देख के। और यह ऐसे प्रश्न हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे आते हैं, हर एग्ज़ाम में। चाहे आप फॉरेस्टर का दोगे अभी, या आप क्या कहते हैं समूह का दोगे नॉर्मल, आप आयोग के प्रश्न दोगे उत्तराखंड PCS के, है ना, जैसे आपने अभी हाई कोर्ट ARO में दिया था, या कोई भी आप एग्ज़ाम दो उसमें यह बहुत ज़्यादा सहायक होंगे आपके। ठीक है, इसका पहला प्रश्न है, चिकित्सक हृदय स्पंद मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं? चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए, ठीक, पहला है स्टेथोस्कोप, दूसरा है पेसमेकर, तीसरा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी कि ECG, और चौथा है आपका इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ यानी कि EEG। ठीक है, ये 2 हो गए और ये हो गए। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा A, स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्टेथोस्कोप अब किस लिए प्रयोग होता है देखो, हम इसके बारे में, हम सभी के बारे में पर डिटेल में इसको बारे में पढ़ेंगे। हृदय जो होता है वो 4 कक्षों में होता है। ठीक है, ये आपको पता है। हृदय के कक्ष की भित्तियाँ पेशियों की बनी होती हैं। ये पेशियाँ लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती हैं। संकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन और विश्रांति मतलब रिलैक्सेशन करती है। इन जो करती हैं तो यही जो होती है इसको हम हार्ट बीट कहते हैं। मतलब संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। तो चिकित्सक क्या होता है, वो हृदय स्पंद को मापने के लिए यानी कि हार्ट बीट को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करता है। ठीक है, जो हृदय की स्पंद ध्वनियों को एम्पलीफाई कर देता है और इससे उसको सुनाई देती है हमारे दिल की धड़कनें। ठीक है, अगला है पेसमेकर। ठीक है, B क्या है इसका, पेसमेकर है। पेसमेकर हृदय की गति कम हो जाती है जब, तो उस हृदय की गति को सामान्य करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, और ECG जो होता है थर्ड वाला, ECG क्या होता है, यह संकुचन और विश्रांति के समय उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल होता है उसको जो मापने के लिए यूज किया जाता है। या फिर हृदय की कोई, हार्ट की कोई और बीमारियाँ होती है तो उसको जांच करने के लिए ECG का प्रयोग करते हैं। एक होता है EEG, यह प्रयोग, इसका जो प्रयोग किया जाता है मस्तिष्क में होने वाले विद्युत क्रियाओं को निरूपित करने के लिए, मस्तिष्क से संबंधी रोगों का निरूपण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, मछली, हाइड्रा, स्पंज। ठीक है, उपयुक्त में से किसमें कोई भी परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? किसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? केवल एक में, ठीक, केवल एक में, 1, 2 में, 2, 3 में, या सभी में? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका केवल 2 और 3, यानी कि इसको और इसमें। ठीक है, इन दोनों में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया था। हाइड्रा, स्पंजों में, और जैसे इसी के आकार के कुछ और जंतु होते हैं इसी तरह के, उनमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में वे रहते हैं उसमें उसी के उनके शरीर में प्रवेश करके वह जल उनको भोजन और ऑक्सीजन की पूर्ति कर देता है। ठीक है, जब जल बाहर निकलता है तो उसी के साथ अगर वह कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ को भी बाहर निकाल देता है। ठीक, इसलिए परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता इन्हें नहीं पड़ती है, लेकिन मछलियों में सामान्यतः परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, अगला है डायलिसिस यानी कि अपोहन की विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने का की स्थिति में प्रयोग लाए जाते हैं? डायलिसिस कब कराता है इंसान? ठीक, हृदय के अक्रिय होने पर, विकृत के या यकृत के या फेफड़े के। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा B, वृक्क यानी कि किडनी। ठीक है, तो क्या होता है कि जो किडनी होता है उसके मुख्य कार्य किडनी का होता है अपना रक्त को छानना। ठीक है, तो डायलिसिस की विधि द्वारा वृक्क जो किडनी होती है उसका जो अक्रिय हो जाती है यानी कि वो काम करना बंद कर देती है, तो इस स्थिति में डायलिसिस करते हैं। इस विधि में कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छाना जाता है। तो जो किडनी होती है मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। किडनी मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्र मार्ग संबंधित रूप से उत्सर्जन तंत्र सब उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं।
ठीक है। चलिए अगला है, कुछ जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों का निष्कासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करना है। पहला है, मछली कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती है। दूसरा है, सर्प अपने शरीर से अपशिष्ट के रूप में नाइट्रिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? ठीक है, केवल एक है, केवल दो हैं, केवल एक दो हैं, या आपके दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि पहला वाला सही है। मछली कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती है। ठीक है, जंतुओं के शरीर में रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जलीय जंतुओं कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाते हैं। ठीक है, पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्धघन यानी कि सेमी सॉलिड, जिसको हम सेमी सॉलिड कहते हैं, पदार्थ के रूप में करते हैं। ये पदार्थ यूरिक अम्ल होता है, जो मुख्यतः सफ़ेद रंग का यौगिक है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख होता है। ठीक है, अगला है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 है रंध्र, जाइलम, फ्लोएम, मूलरोम, और सूची 2 में उनके कार्य। ठीक है, तो बहुत आसान है। ठीक है, ठीक, तो इसका है 3 2 1 4। ठीक है, 3 2 1 4 इसका सही आंसर है। कैसे? देखो, रंध्र जो होता है इसका होता है कार्य वाष्पोत्सर्जन करना। जाइलम का काम होता है पौधों में जल का परिवहन करना। फ्लोएम का काम होता है भोजन का परिवहन करना पौधों में, और मूल रोम का काम होता है जल का अवशोषण करना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 3 2 1 4। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आपको कथन दिए हैं, मूलों द्वारा मृदा से अवशोषित जल अभिकर्षित यानी खींचकर होकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है। पत्तियों में जल के वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या ए और दो दोनों सही हैं और ए आर ए की व्याख्या करता है? क्या ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है? दोनों ए सही है, आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही इसमें से है। ठीक है, चलिए तो मैं इसको बताता हूँ आपको। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ए, यानी कि ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की स्पष्ट व्याख्या करता है। ठीक है, पादपों में वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है, जिसके कारण जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित जल खींचकर ठीक है तने और पत्तियों में पहुंचाया जाता है। ठीक, तो दोनों इसके सही हैं बिल्कुल। अगला है कायिक, ये वाला कायिक प्रवर्धन। ठीक है, वेजिटेशन प्रोपेगेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है, कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम अवधि में उगाए जा सकते हैं। दूसरा है, बीज द्वारा उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल आने में अधिक समय लगता है। तो आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। केवल एक है, केवल दो हैं, एक और दो दोनों सही हैं। ठीक है, कौन सा इसका आंसर होगा आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है आपने सोच लिया तो वह है केवल एक। ठीक है, पादपों में जनन 2 प्रकार से होता है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन जो होता है इसकी कुछ विधियाँ खंडन, मुलुकुन और बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन होते हैं। और इसमें कायिक प्रवर्धन की विधि में पत्तियां, तना और मूल जैसे कायिक भागों में नए पादप उगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए है। ठीक है, 2 गलत है। दूसरा कथन है, कायिक प्रवर्धन में नए पादप की प्रतिलिपि होते हैं। दूसरा, कायिक प्रवर्धन में नए पादप एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए इसका सही है, दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, कायिक प्रवर्धन में नए जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं, जबकि कायिक प्रवर्धन में कायिक भागों से सीधे नए पादप उगाए जाते हैं। कायिक प्रवर्धन मतलब ऐसे हम लगाते हैं ना कि एक पेड़ की टहनी दूसरे पेड़ में मतलब लगा के हम देखते हैं, वो हुआ कलम लगाना जो होता है। अगला है, विभिन्न सजीवों में जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1,
ईस्ट में जनन मुकुलन के माध्यम से होता है, मुकुलन के माध्यम से। दूसरा, शैवाल में जनन प्रक्रिया खंडन के माध्यम से उत्पन्न होती है। तीसरा, मॉस और फर्न में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। उपयुक्त कथनों में से आपको सही कथन चुनने हैं। इसका सही आंसर मैं बताता हूँ, वह है आपका तीनों बिल्कुल सही हैं। तीनों कैसे सही हैं हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। तीनों इसलिए सही हैं। ईस्ट एक एकल कोशिका होती है, एक कोशिकीय जीव है जिसमें जनन मुकुलन की प्रक्रिया द्वारा होता है। मुकुलन में ईस्ट कोशिका से छोटा मुकुल यानी कली बाहर निकलता है और अपनी जनन कोशिका से विलय होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है, मतलब कलम निकलती है साइड से। शैवाल में जनन प्रक्रिया खंडन के माध्यम से होता है। इस प्रक्रिया में शैवाल 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों के रूप में वृद्धि करते हैं। तीसरा, मॉस और फर्न जैसे पदार्थों में, जो मॉस और फर्न है, जैसे पादपों में जनन बीजाणु द्वारा होता है। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। ये वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा आप देखते हो ना, चीड़ का पेड़ का जो होता है उसमें से सूता निकलता है तो वो अलग अलग जगह पर फैल जाता है, ठीक है। अलैंगिक जनन। एक लिंगी पुष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक लिंगी पुष्पों में या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्रीकेसर उपस्थित होते हैं। 2, सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधों में उगने वाले पुष्प एक लिंगी पुष्प का उदाहरण होते हैं। तो निम्न में से कौन से कथन सही हैं? 1, 2 या दोनों नहीं, ठीक है। सही है केवल 1। अब कैसे? कथन 1 कैसे सही है? ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर उपस्थित होते हैं एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं, जबकि जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों ही होते हैं वो द्विलिंगी कहलाते हैं। मक्का, पपीता, ककड़ी या खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधे में उगने वाले पुष्प द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण होते हैं। अतः कथन 2 गलत है। अगला है, पादपों में परागण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, परागण के अंतर्गत परागकणों का स्थानांतरण परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, जहाँ स्वपरागण के अंतर्गत परागकणों का स्थानांतरण परागकोश से उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। वहीं पर परागकणों के स्थानांतरण उसी प्रकार के किसी अन्य पादप पुष्पों में वर्तिकाग्र पर होता है, ठीक है। तो आपको बताना है उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, ठीक है। अगर आपको मेरे बोलने में जल्दी हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं आराम से। आप इसको आराम से पॉज करके पढ़िए और अपना टेस्ट दीजिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए क्योंकि बहुत बेसिक नॉलेज है। मैं इसलिए तेज तेज बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो इसमें से आपका कौन सा होगा? केवल 1, केवल 2 या दोनों सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सही है केवल 1। केवल 1 क्यों सही है? पुष्पों में उपस्थित परागकण हल्के होते हैं जो वायु, जल अथवा कीटों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर ले जाए जाते हैं। इन परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागकण कहलाता है। यदि दूसरा वाला है, यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे स्वपरागण कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वपरागण, परपरागण नहीं कहेंगे। परंतु जब पुष्प के परागण उसी पादप के अन्य पुष्प अथवा उसी प्रकार के दूसरे पादपों को किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। इसलिए कथन 2 गलत है और 1 सही है। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है? ऑप्शन है ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, एक्सीलरोमीटर और अल्टीमीटर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, ओडोमीटर। जो उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है उसे ओडोमीटर, पथमापी कहते हैं। हिंदी में से बोल देते हैं पथमापी, कई बार आ सकता है पथमापी, तो कई बार क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाएगा, घुमाने के लिए दे देगा पथमापी, ओडोमीटर। स्पीडोमीटर का प्रयोग किस में करेंगे? वाहनों की चाल मापने के लिए किया जाता है। एक्सीलरोमीटर जो सी है उसका वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापने के लिए, और अल्टीमीटर का होता है विमानों की ऊंचाई नापने के लिए, ठीक है। बहुत बार पूछा था, अल्टीमीटर विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। अगला है, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विभिन्न प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इन प्रभावों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार तप्त हो जाता है, ठीक है। ठीक है। अगला है, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। 2 हैं आपके पास। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार तप्त हो जाता है, पहला। दूसरा, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है, दूसरा। कौन सा कथन इनमें से सही है आपको बताना। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 1 और 2 दोनों सही हैं, बिल्कुल, ठीक है। दोनों सही हैं। कैसे?
जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तप्त हो जाता है, इसे विद्युत धारा का तापी प्रवाह कहेंगे। बिल्कुल तार गर्म हो जाता है जब कभी भी आप देखोगे बाहर से तार को हाथ लगाओगे, छोटा पतला तार जो होता है, अब दिवाली में माला को भी हाथ लगा सकते हो तो गर्म हो जाती है। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है, इसे विद्युत तारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विद्युत धारा के इस चुंबकीय प्रभाव को देखा था और उन्होंने इसको पहली बार दुनिया के सामने रखा। अगला है समतल दर्पण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, समतल दर्पण के संदर्भ में आपको निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा बिंब के समान आकार का होता है। दूसरा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग यानी कि बायां भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग यानी दाहिने भाग की भांति दिखाई देता है तथा बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की भांति दिखाई देता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। ठीक, तो इसका सही हो जाएंगे दोनों। आपने देखा होगा कि आपको उल्टा दिखाया जाता है प्रतिबिंब में। चलो एक्सप्लेनेशन से बताता हूँ आपको, दोनों कथन सही हैं। ठीक है, जो प्रतिबिंब किसी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। समतल दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा बिंब के समान आकार का होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी कि दर्पण में बिंब की दूरी होती है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में दाहिना बायां दिखाया जाता है और बायां दाहिना दिखाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं दर्पण वाले में, समतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप ये मत सोचना कि सिर्फ और सिर्फ हमारे साइंस वाले एग्जाम में ही आएंगे, ये एक बेसिक नॉलेज वाली जीके के साइंस के क्वेश्चन है। अगला है, अवतल दर्पण में विभिन्न प्रयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। अवतल दर्पण के संबंध में आपको बताना है, कथन पर विचार करना है। चिकित्सकों द्वारा आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पहला। दूसरा है, वाहन चालकों के पीछे देखने के लिए वाहनों के पार्श्व दर्पण यानी कि साइड मिरर जो होते हैं, में इनका प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण की बात हो रही है, आपको बताना है कौन सा कथन इसमें से अवतल दर्पण के लिए बिल्कुल सही है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक। अब कैसे, देखो पहला कथन सही क्यों है? चिकित्सकों द्वारा आँख, कान, नाक, गले का निरीक्षण करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब यानी कि वस्तु को दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तो बिंब आभासी, प्रतिबिंब आभासी, सीधा व आवर्धित होता है। दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है कि दांतों का डॉक्टर कौन सा दर्पण इस्तेमाल करता है, बहुत ही बार पूछा गया है। इसके बाद है कथन 2 गलत क्यों है। अब देखो 2 मैं कह रहा हूँ गलत है, क्यों है? वाहन जो होते हैं, क्योंकि वाहनों के पार्श्व दर्पणों में उत्तल दर्पण लगाया जाता है। उत्तल लेंस जो होता है वह लगाया जाता है वाहनों के साइड मिरर पे। ठीक है, उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा आकार में बिंब से छोटा होता है, इसलिए हमें पीछे ज़्यादा दिखाया जाता है। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो साइड मिरर से हमें चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं छोटे से मिरर में भी। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला प्रश्न। लेंसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। उत्तल लेंस सदैव वास्तविक, उल्टा तथा आकार में बिंब से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अभी इससे पहले बता चुका हूँ उत्तल लेंस के बारे में। दूसरा, अवतल लेंस सदैव आभासी, सीधा तथा आकार में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो आपको बताना है कथन कौन सा सही है। तो केवल 2 सही हैं। क्यों, पहला गलत क्यों हो गया? अभी मैंने बताया था कि उत्तल लेंस हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनाता है, बड़ी जगह का छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, देखो पहला गलत इसलिए है क्योंकि उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, परंतु जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनाने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा व आवर्धित होता है। उत्तल लेंस को आवर्धन लेंस की तरह भी उपयोग लाया जाता है। सामान्यतः उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसारित अंदर की ओर मोड़ देता है, इसलिए आभासी लेंस भी कहते हैं इसको। ठीक है, अभिसारी लेंस कहते हैं इसको। ठीक है, प्रकाश को अभिसारित कर देता है यानी अंदर की ओर मोड़ देता है ये उत्तल लेंस, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। कथन 2 सही क्यों है? अवतल लेंस सदैव आभासी, सीधा और आकार में बिंब छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस उस पर आपतित प्रकाश को अपसारित करता है, अथवा उसे अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अपसारी लेंस अवतल और उत्तल अभिसारी लेंस। अगला है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये तो आपको आ गया होगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया था बताइए? विश्व जल दिवस कब मनाया जाएगा? 22 मार्च। ए इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, 22 मार्च को मनाया जाता है। कैसे, देखो प्रतिवर्ष 22 मार्च को हर व्यक्ति
का जल संरक्षण के महत्व को ध्यान आकर्षण करने के लिए इसको बनाया गया है। पृथ्वी की सतह पर 71% भाग पर जल है। ठीक है, पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का 1% से भी कम हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस विषय पर जागरूकता के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2003 को अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष घोषित किया था। अलवण सॉल्टी होता है, जो अलवण जल वर्ष घोषित किया गया। तो ठीक है, जो लवण होता है हम बोलते हैं सॉल्टी होता है, तो अलवण जल वर्ष मनाया गया 2003। विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 2015 की अवधि को जल जीवन के लिए जल पर कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया। इस दशक में किए जाने वाले सही प्रयासों का उद्देश्य उन व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना है जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। ठीक है, यानी कि अधिक से अधिक लोगों के बीच में पेयजल को ले जाना, यही उनका सबसे बड़ा काम था। ठीक है, चलिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला पर ध्यान देना। अब आपको खाद्य श्रृंखला पर ध्यान देना है। खाद्य श्रृंखला, ठीक है, खाद्य श्रृंखला पर ध्यान देना है। ठीक है, पहला है घास, कीट, मेढक, सर्प, गरुड़। दूसरा है गरुड़, सर्प, मेढक, घास, कीट। तीसरा है घास, सर्प, मेढक, कीट, गरुड़। चौथा है कीट, घास, मेढक, गरुड़, सर्प। अब इसमें से बताना कि कौन सा बिल्कुल सटीक बैठ रहा है इसमें। तो इसका सही आंसर पहला वाला ही लग रहा था बिल्कुल। घास को कीट खाता है, कीट को मेढक, मेढक को सर्प, सर्प को गरुड़, बस। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, इसी प्रकार यह क्रम चलता रहता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। घास को कीटे खा जाता है, जिन्हें मेढक खाते हैं, मेढक को सर्प, सर्प को गरुड़ खा जाता है। ठीक है, तो ये तो आसान है। चलिए अगला है अपघटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। अपघटकों के संदर्भ में, ठीक है, ये मृत पादपों और जंतु ऊतकों को ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं। ये वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। नीचे दिए कूटों का सही प्रयोग करके आपको चुनना है कौन कौन सही, एक है, दो है, दोनों सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये दोनों बिल्कुल सही है। दोनों क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ठीक है, दोनों सही हैं। ठीक, अब देखते हैं इसको पढ़ते हैं कि दोनों कैसे सही हैं। अपघटक ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृदा के भीतर रहते हैं तथा मृत पादपों और जंतु ऊतकों को खाते हैं। ये उन्हें एक गहरे हरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं जिन्हें ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस मृदा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ह्यूमस पादपों के लिए पोषक के रूप में काम करता है, अतः अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों को की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। ठीक है, दोनों कथन सही हो गए। अगला अब बात करते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, अगला है आपंक यानी कि स्लज और बायोगैस अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पादक है। आपंक जिसको हम स्लज बोलते हैं और बायोगैस अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पादक हैं। इन सह उत्पादकों के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब पहला है अपशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम में उत्पन्न आपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। अपशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। तो ऑब्वियसली इसके दोनों सही होंगे, ए और बी दोनों इसके क्या होंगे, बिल्कुल सही होंगे। ए और बी दोनों क्या होंगे, इसके बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, कैसे, देखो उपयुक्त कथन दोनों सही इसलिए हैं क्योंकि अपशिष्ट जल उपचार के दौरान उत्पन्न आपंक यानी कि स्लज का उपयोग खाद के रूप में कर देता है और जिससे कार्बन पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में वापस चले आते हैं। इस प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, साथ ही इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जा रहा है। ठीक है, तो कृमि प्रसंस्करण शौचालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला, इसमें मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है। दूसरा, इसके उपयोग में जल की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तीसरा, मानव मल पूर्णतः कृमि केकों यानी कि कृमि केकों में परिवर्तित हो जाता है और मृदा के लिए अति समृद्ध पोषक है। उपयुक्त कथन से कौन सा सही है, तो इसका सही है केवल 1 और 3, पहला सही नहीं है। अब देखते हैं कथन 1 जो आपका 1 और 3 है, सॉरी पहला 1 और 3, दूसरा सही नहीं है। तो कथन 1 सही है, 3 सही है। अब 1 क्यों सही है वह देखते हैं। भारत में कृमि प्रसंस्करण शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया है जिसमें मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है, इसलिए सही है। दूसरा गलत क्यों है, यह तकनीकी मानव मल के सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है क्योंकि इसके उपयोग में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। कथन 2 गलत हो गया है। ठीक है, इसमें लिखा है बहुत अधिक मात्रा, इसमें कम मात्रा होती है। 3 कथन सही क्यों है, इस शौचालय का संचालन बहुत सरल और स्वच्छतापूर्ण है। इसमें मानव मल पूर्णतः कृमि केकों में परिवर्तित हो जाता है जो मृदा के लिए बहुत समृद्ध पोषक कार्य होते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार कहूँगा कि आपने बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिए एक, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं, और आपके जो भी ग्रुप्स हैं उन ग्रुप में इसको जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई वीडियो के साथ। ठीक है।